रज़ा रूमी साहब ने बिल्कुल एक ब्रीफ बिल्कुल एग्जाम्पल भी दे दिया साथ में, और किस तरह से उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा ऑफ टॉपिक है लेकिन नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट था ये भी। आप ये फरमाइएगा, एक तो ये कि हम वापस, सारी दुनिया वापस जा रही है असलहे की तरफ ही। असलहा कम नहीं होगा, उसका इस्तेमाल बढ़ेगा और उसकी ताकत भी बढ़ रही है, और वही ताकत का इस्तिआरा बन गया है, और मौजूदा सूरत हाल भी उसी तरफ जाती हुई है, उसी का एक एग्जाम्पल बनी हुई है। ईरान की खासतौर पर बात करें, इसराइल की खासतौर पर बात करें। देखें, सारी इसमें पहले कहा कि ताकत की गेम है कि जिसकी जेब में पैसे हैं और जिसकी कमर के साथ हथियार बंधा हुआ है वही जो है रूल करता है। मोहल्ले लेवल के ऊपर, उसी को स्टेट लेवल पे देख लें, उसी को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर देख लें। तो लिहाजा ताकत पैसे की, चाहे वो जियो इकोनॉमिक्स हो या जियो स्ट्रेटेजिक फौज के अफवाज से हो, वही दुनिया के रूल कायम करती है। तो लिहाजा एक रूल बेस्ड ऑर्डर, जैसे अभी कह भी रहे थे कि वो जो पहले वर्ल्ड वॉर 2 के बाद था वो खत्म हो गया। अभी जो चीज एक बड़ी खुल के सामने आ रही है तो न्यू नॉर्मल्स हैं। न्यू नॉर्मल्स क्या है कि आप किसी की सोवरेनिटी को अटैक कर सकते हैं, जैसे ईरान ने किया। ये वही कट पेस्ट कॉपी है जो कि मोदी ने किया था कि अमेरिका में और शर्किया में ऊपर मुजफ्फराबाद में अटैक करके उसने कहा कि मैंने तो वहाँ पे टेररिस्ट सो कॉल्ड सेल्फ परसीव उन पे हमला किया था और पाकिस्तान ने हम पे ही हमला कर दिया। मतलब उसके ख्याल में किसी की सोवरेनिटी को चैलेंज करना अब कोई मसला नहीं रह गया। तो ईरान की जाने से ये कहना कि कतर, सऊदीया या ये भाई हमने आपके ऊपर हमला नहीं किया, हमने तो अमेरिकन ने हमला किया, तो लिहाजा क्या वो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट जो अंटिंटिंग रहा क्या वो खत्म हो गया? ऐसा नहीं है। तो एक तो ये न्यू नॉर्मल है कि जिसका दिल करे वो उठ के अटैक कर दे, जिसके पास ताकत है। वन सेकेंड, ये भी न्यूक्लियर ओवरहैंग के नीचे जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो न्यूक्लियर डिटरेंस ने जंगों को रोका हुआ था, वो उस ओवरहैंग के नीचे एक लेसर थ्रेशोल्ड के साथ जंग की पॉसिबिलिटी वो दुनिया में आ गई। अब इंडिया पाकिस्तान आपस में लड़े, अमेरिकन और जो इसराइली हैं, ये भी दो, इसराइल जो है अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, ये दोनों लड़ रहे हैं ईरान के साथ, और ईरान भी क्लेम करता है कि हम क्लोज टू स्क्रू ड्राइवर हुए हैं कि हम लोग न्यूक्लियर वेपन हमारे पास आ जाए। तो लिहाजा एक कन्वेंशनल जंग की एक गुंजाइश पैदा कर दी गई कि न्यूक्लियर ओवरहैंग के नीचे लड़ने की। तो लिहाजा दुनिया का अमन जो है वो जो डिस्टर्ब होने जा रहा है। तो लिहाजा इस चीज को देखते हुए जो आर्म्स कंट्रोल और डिसआर्ममेंट की एक वेव थी दुनिया के अंदर, और हथियारों की दौड़ को खत्म करके डेवलपमेंट के ऊपर या इंसानियत के बने इंसान की खिदमत के लिए एक कंडीशंस क्रिएट करने की तरफ रुझान था, वो दोबारा पावर हब की तरफ, पावर अटेनमेंट की तरफ वो चला गया। अब रीडर्स थ्योरी जो आईआर की है वो भी ये कहती है कि दुनिया अनार्किक का शिकार है और इंसान जो है वो एक सेल्फ सेंटर्ड है और सेल्फिश है। वो बिल्कुल 100% फिक्स होती है आजकल के एनवायरमेंट के ऊपर। तो लिहाजा आने वाले दिनों में हो सकता है ये एक मेजर गेम प्लान हो एडवांस कंट्रीज का, जिसमें यूरोप, अमेरिकन शामिल हैं, कि जिनकी जो मसनूआत हैं, फौजी मसनूआत, वो धड़ बिकना शुरू हो जाएं। तो ये तमाम चीजें अगर देखें, एक लार्जर एक गेम प्लान भी हो सकता है कि जिसमें सिक्योरिटी सिचुएशन या लोगों को ड्रा कर डिटेर करके कि भाई जंगें हो सकती हैं, तो लिहाजा वो उनके कन्वेंशनल वेपन्स खरीदें। ये तमाम चीजों को अगर आप सामने रखें, इट इज नथिंग बट द पावर गेम। को बता दें ताज़ा तरीन खबर, अब तक की सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर, अमेरिका ने कतर में और इराक में अमरीकी बेसिस पर हमले किए हैं। अल उदीद बेस, ये अड्डा यहाँ पर अमरीकी, और यहाँ पर 14 मिसाइल भी दागे हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने ऐसा दावा किया है। बहुत सारी तफसीलात इसी से जुड़ी अब सामने आ रही हैं। बिल्कुल, अहमद सईद मिनाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, जैसे कि अब बात की जा रही है, डॉक्टर कमर साहब भी ये कह रहे हैं कि ये सूरत हाल जैसा कि हम सोच रहे हैं, हो सकता है कि उस तरफ ना जाए और चीज़ें एस्केलेट ना हो। और फिर मुझे आपकी वही बात याद आ रही है कि जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि यहाँ पर भी फेस सेविंग चाहिए थी ईरान को भी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, जैसे कमर साहब ऑप्टिमिस्ट हैं, ऐसे मैं भी ऑप्टिमिस्ट हूँ। और मैं समझता हूँ कि जैसे अभी अमेरिकन जब प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी अमेरिका के अंदर, तो उन्होंने कहा बड़े वादे तौर पर कि ठीक है, लोगों ने हमें कर्ज तो किया है, ये हमारे खिलाफ स्टेटमेंट से दिए, लेकिन एट द बैक हमारी उनसे कोऑर्डिनेशन है और वो हमसे उस तरह से साफ नहीं करते। पब्लिक के लिए, डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए जरूर है। अब ये जो आप भी अपने इसमें दिखा रहे थे चैनल के ऊपर कि ट्वीट्स के ऊपर लोग आए हुए हैं और अमेरिका के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, तो ये भी वही डोमेस्टिक ऑडियंस ही मुझे लगता है कि उनके लिए शायद उन्होंने इतनी हिम्मत की। अदरवाइज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से ईरान का डायरेक्ट अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ अटैक करना ये इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर प्ले तो बहुत बात की बात है, तो कन्वेंशनल वेपन ही इस कदर शदीद तबाही ला सकते हैं कि ये ईरान जो है उसको मुतहम्मल हो नहीं सकता। इनके पास उस तरह दिफाई सलाहियत भी नहीं है। तो लिहाजा अब वो जो जश्न मनाया जा रहा है
वो टीवी के ऊपर भी दिखाया जा रहा है, सारा कुछ हो रहा है। तो शायद ये मैनेज हो जाए, क्योंकि अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड एक रेजोल्यूशन जंगबंदी की या फॉर दैट मैटर डी-एस्केलेशन की प्रेजेंट की जा रही है, तो शायद मुंतहिद एक्टर फोरम के पीछे हज बयान करके ये डी-एस्केलेशन के ऑप्शन की तरफ जाएं, क्योंकि अभी अगर आप देखें तो उस लिहाज से ये किसी सूरत भी ना इसराइल के हक में है, ना ईरान के हक में है, ना अमेरिकन के हक में है कि इस जंग को मजीद तूल दें। तो इस लिहाज से देखा जाए तो जो ऑप्टिमिज्म इस पर या जो ऑप्टिमिस्ट के समय कमेंट दिए है चीमा साहब ने, बिल्कुल ठीक है कि हो सकता है ये मैनेज ही सारा स्टेज किया हो ताकि यहाँ पे डी-एस्केलेशन लाई जा सके। अदरवाइज चीजें अगर एस्केलेट करती हैं तो फिर ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन होगी, जिस दुनिया को शदीद खतरा। रजा रूमी साहब की जानिब मैं यही पॉइंट लेकर आऊंगा। रजा साहब, आपको क्या लगता है कि अब यहाँ से यहाँ पहुँचने के बाद चीज़ें डी-एस्केलेट हो सकती हैं? और फिर इससे कबल हम ये भी बात कर रहे थे कि ईरान के पास जवाब देने के लिए ऑप्शंस थी क्या ईरान ने अपने बिल्कुल सही ऑप्शन का इस्तेमाल किया? देखिए, मैंने तो पहले भी आपसे अर्ज ये किया कि ईरान के पास कोई और ऑप्शन नहीं थी। अगर ईरान अपनी ये जवाबी कार्रवाई ना करता तो फिर जो मजीद ईरान के साथ जो इरादे हैं इजराइल के और दीगर जो हैं ये अमेरिका और यूरोप जो उनका देखिए ना, वहाँ पे एक कंसेंसस हो चुका है कि उन्होंने हर सूरत में ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको ख़त्म करना है। डोनाल्ड ट्रंप तो बारहा ये कह चुके हैं, इजराइल तो क्या 15-20 साल से यही रट लगाए रखा है। और अब हमने देखा कि यूरोप ने भी यही जो राग है इसको अलापना शुरू कर दिया था। अब अगर ईरान को बचना है अपने मुस्तकबिल का भी वो ये तयन करना है कि उन्होंने हर सूरत में अपनी जो खुद मुख्तारी जो होती है, उनकी जो सालमियत है मुल्क की और उनकी जो सॉवरेनिटी का मसला है कि अगर वो NPT की शराइत और उसके रूल्स के मुताबिक वो अपने एटमी प्रोग्राम को जारी रखे तो उनके पास कोई और चारा नहीं मां सिवाय कि वो लड़ें और जवाबी कार्रवाई करे। क्योंकि जिस तरह से B-2 बॉम्बर्स को भेजा गया, पहले खैर इजराइल ने भी जो जारिहत की है वो भी ईरान को जो है उसको नाकाबिले कबूल है उसके लिए, और इसी तरह ये जवाब ना देते तो फिर ये मजीद कार्रवाइयाँ होती ईरान को कमजोर करने के लिए, तो ये डिटेरेंस भी कायम करनी होती है। मगर अब मसला ये है कि ये जो सवाल अब ये उठता है कि इन US बेसिस के ऊपर जब अटैक हुआ है तो अब US का क्या रिस्पॉन्स होगा। अभी तक तो ये सुनने में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप शायद उन्होंने ये कहा है कि वो मजीद नहीं चाहते, ये रिपोर्ट हुआ है, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये मजीद मामला एस्केलेट होगा और ये कार्रवाई की जाएगी अमेरिका की तरफ से मजीद। और इसराइल भी इस पॉइंट पर ये चाहेगा कि चीजें एस्केलेट हों। जी, इजराइल तो देखिए, इजराइल तो ये कह चुका है कि वो तो आयतुल्लाह खामनाई का कत्ल करके वहां पे रेजीम चेंज करना चाहता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी 2 या 3 रोज पहले यही अपने प्लेटफॉर्म पे लिखा था कि अभी हम नहीं, फिलहाल नहीं कर रहे, लेकिन हम कर सकते हैं और होनी चाहिए। तो देखिए ना, ये इस वक्त एक बहुत नाजुक मोड़ पर है ये सारा मामला और ये एस्केलेट बिल्कुल होगा। इसकी एक ही सूरत है कि ये एस्केलेट ना हो, और वो सूरत ये है कि रूस और चीन जो है, जो दीगर 2 बड़ी पावर्स हैं इस खित्ते की भी और दुनिया की भी, वो कुछ इसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल पर या फौजी लेवल के ऊपर वो अगर इसमें शामिल होते हैं तो फिर शायद मुमकिन है कि ये मामला एस्केलेट ना हो मजीद। लेकिन अगर वो नहीं होते तो फिर ये तो अपने ये जंग आगे बढ़ेगी और शायद ये इतनी जल्दी खत्म भी नहीं होगी, ये चलती रहेगी। जी, इसी जंग के ऊपर बात करेंगे, लेकिन पहले आपका कमेंट चाहिए रजा साहब। बिना आपके पास में मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं हो आपके पास में, तो आपका दिफा कहाँ खड़ा हुआ है? ईरान इसकी एग्जाम्पल है। पास में आपके ताकत होनी चाहिए और भरपूर होनी चाहिए। पाकिस्तान इसकी एक अच्छी एग्जाम्पल है। आप भी ऐसे समझते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, आपने देखा कि अभी पाकिस्तान किस कदर एक वजूदी खतरे से लाहक है। अभी तो हम ईरान की बात कर रहे हैं और मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूं, और जो हिंदुस्तान ने जारियत की पाकिस्तान पर और एक इल्जाम तराशी करके एक पूरी पाकिस्तान को जो जैसे कहते हैं जेर करने की कोशिश की। फर्ज कीजिएगा अगर हमारे पास न्यूक्लियर ताकत ना होती और हमारे पास दिफाई जो पूरा निज़ाम और एयर डिफेंस और स्ट्राइक करने की एबिलिटी ना होती तो हम इस वक्त कहाँ होते? क्योंकि
ہندوستان کا تو یہی تھا نا اس وقت بھی مقصد کہ وہ پاکستان کو وہ کیا اسے بولتے ہیں سرنگو کر دے. تو یہ آج کل کے زمانے میں اب یہ بہت کلیئر ہو گیا. اور یہ جو جنگ ہو رہی ہے ایران والی, اس سے ایک چیز مزید ابھر کر یہ آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ اب مائٹ از رائٹ والا جو کام ہے وہ عام ہو گیا ہے, کیونکہ جو بھی انٹرنیشنل رول بیس آرڈر تھا یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو قائم ہوا ہے وہ تہ و بالا ہو گیا, بلکہ اس کی دھجیاں بکھر گئی ہیں. تو اس صورتحال میں اب ملکوں کو اپنے دفاع کے لیے بہت سے اقدامات اٹھانے پڑیں گے, نہیں تو پھر یہی والا حال ہوگا جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کو ایک طرح سے اسرائیل اور دوسری جانب سے امریکہ جو ہے پے در پے اٹیکس کیے جا رہے ہیں. جی